अब आ जाते हैं गार्जियनशिप पे। आपके एग्जाम के लिए गार्जियनशिप कैसे ज़रूरी है? सबसे पहला तो कि अब जब लेजिटिमेसी का सवाल उठ गया तो आप समझ गए कि कोई बच्चा कब लेजिटिमेट है और कब इलेजिटिमेट है। और अगर बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं हैं तो लेजिटिमेसी का सवाल नहीं उठेगा ना। फिर सवाल उठता है कस्टडी का। एक तो होता है कस्टडी और एक होता है गार्जियनशिप। क्या जिसके पास कस्टडी है वो हमेशा गार्जियन है? द आंसर इज नो, है ना। कस्टडी होना और नेचुरल गार्जियन होना में फर्क होता है। देखो, एक बच्चे के लिए पेरेंट्स सबसे ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहला नेचुरल गार्जियन जो होता है वो बच्चे के लिए होते हैं पेरेंट्स। उनके ना होने पे, उनकी एब्सेंस में या उनके सेपरेशन में सवाल उठता है फिर कि बाद में कौन है, कौन गार्जियन है, किसको दिया जा सकता है कस्टडी, किसको नहीं दिया जा सकता। और मुस्लिम लॉ के अंदर कस्टडी और गार्जियनशिप दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं और इनके अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। एक बार अगर हम इसमें डेफिनेशन पे देखें तो गार्जियन बेसिकली वही होगा, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। अब एक सवाल ये आता है कि आपके एग्जाम में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट भी आता है तो क्या इसे अलग से पढ़ना पड़ेगा? द आंसर इज नो। उतना पढ़ो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो सेक्शन उसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें कोट कर रखा है, ठीक है। उस सेक्शन को ही बैरिक में मार्क कर लेना और चाहो तो बैरिक में उसे पढ़ लेना, वरना इतना भी सफिशिएंट है। मैं साथ साथ बता दूंगी कि प्री में आता क्या है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या है गार्जियन की? अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी। या तो माइनर की टेक केयर है और उसकी प्रॉपर्टी की है, या फिर दोनों चीज़ों की है, उसकी खुद की भी है उसकी प्रॉपर्टी की भी है। अब जब पेरेंट्स नहीं रहे और पेरेंट्स ने उसको पेरेंट्स के बाद बच्चे के हिस्से में बहुत सारी प्रॉपर्टी आई है, अब जो गार्जियन अपॉइंट होगा वो बच्चे के साथ साथ उस प्रॉपर्टी का भी तो ख्याल रखेगा। प्रॉपर्टी का कौन देखभाल करेगा? तो ऐसा होता है, अब वो उसको अपनी तरह ट्रीट नहीं कर सकता। हाँ, ध्यान उसको उसे ऐसे ही रखना पड़ेगा जैसे उसकी अपनी है, लेकिन ये नहीं है कि वो बेच रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, वो नहीं। उसको जो उसकी केयर करनी पड़ेगी वो बच्चे के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो गार्जियनशिप है, जहाँ पे आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीनिंग ना आपको वलीयत मिलेगा, ठीक है। बेसिकली वली से बना है ये वलीयत, तो गार्जियनशिप को वलीयत कहते हैं। जबकि कस्टडी जो होती है बेसिकली वो हिजानत होती है ना। तो गार्जियनशिप और कस्टडी में फ़र्क होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए जब वो हमने एज वाला पढ़ा था, मान लो बच्चा अभी 2 साल का है, लड़की है 2 साल की है, तो उसकी कस्टडी फादर को तो नहीं दी जा सकती है, कस्टडी तो मदर के पास जाएगी। लेकिन नेचुरल गार्जियन तो फादर कहलाएगा, है ना। कस्टडी किसके पास है? मदर के पास, तो माना जाएगा मदर के पास हिजानत है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट हो जाएंगी, जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेंगी, तब उनके पास चॉइस होगी, तो नेचुरल गार्जियन फादर है इस केस में, हाँ कस्टडी मदर के पास है। तो दोनों बातें अलग हैं, यानी जो वलीयत है वो अभी भी फादर की है और जो हिजानत है वो मदर की है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है गार्जियनशिप यानी वलीयत और हिजानत में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, हिदानत भी पढ़ते हैं, हिजानत भी पढ़ते हैं, कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब गार्जियन, अब मान लो कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं, अब यहाँ पे फ़िलहाल उसको इंडिया में रहना है उसकी स्टडीज़ के लिए या कुछ भी, तो फ़िलहाल उसकी कस्टडी उसके नाना को दे दी है। लेकिन क्या कभी भी पैटर्नल ग्रैंड फादर को फर्स्ट राइट ऑफ गार्जियनशिप होता है? नहीं, हमेशा पैटर्नल को होता है, मैटरनल को नहीं होता। तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर को अगर दे दी गई है तो उनको हिजानत दी गई है, उनको वलीयत नहीं दी गई है। ऑन दी अदर हैंड अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो दादा होते हैं यानी जो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं उनके पास वलीयत चली जाती है। लेकिन इस केस में अगर नाना के पास है यानी मैटरनल ग्रैंडफादर के पास है तो सिर्फ हिजानत जाती है। फर्क समझ में आ रहा है बातों का? तो हिजानत यानी कस्टडी और वलीयत यानी गार्जियनशिप, यहाँ तक क्लियर है आप लोग, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्री में पूछ लेता है, कुछ नहीं तो सिचुएशन दे देगा। अब अगर किसी ऐसे इंसान को कस्टडी दी है जो कि नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकता उस बच्चे का, तो हिजानत दी है। अब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कि ए ने बी को ऐसे कस्टडी दे दी। अब कस्टडी, अब ऑप्शन में क्या लिखा होगा? एक ऑप्शन में लिखा होगा गार्जियनशिप यानी वलीयत लिखा होगा, एक में हिजानत लिखा होगा, एक कस्टडी। अगर वो प्रॉपर ऐसे टिपिकल वर्ड भी यूज़ करता है तो आपको अपना ऑप्शन पे टिके रहना है, ठीक है। जब बच्चे की कस्टडी दी जाती है ना मदर को, जब तक वो एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंचता है तो वो भी हिजानत दी जाती है मदर को, वलीयत नहीं दी जाती है मदर को। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? और अगर हाँ फादर की डेथ है
तो फादर की डेथ के बाद मुस्लिम लॉ में जो कस्टडी जाएगी वो मदर को चली जाएगी, लेकिन वलियत यानी गार्जियनशिप फिर भी पैटर्नल ग्रैंडफादर को जाएगी, हाउ हाई सो एवर। ये आगे पढ़ेंगे। जनरली माइनर कौन होता है? अगर माइनॉरिटी के हिसाब से देखें, लॉ के हिसाब से देखें, माइनर वही अंडर 18 है ना, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ में क्या अलग हो जाता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी देख ली जाती है। ठीक है, लड़की है तो एज ऑफ प्यूबर्टी देखी जाती है, लड़का है तो अलग चीज़ है। सुन्नी लॉ, शिया लॉ के वो अलग हैं। तो गार्जियनशिप जब हम मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे तो हमें जनरली 18 ईयर्स पे नहीं जाना है कि हम हमेशा 18 ईयर पे रिलाई करेंगे, हमको नंबर याद रखना है उसका। आगे बढ़ते हैं उसको। लेकिन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 18 ईयर्स है। तो अगर कोर्ट में जाती है, तो अब अगर कोर्ट में बात जाती है तो कोर्ट जनरली क्या करता है कि एज देख लेता है 18, लेकिन अगर वहाँ पे मुस्लिम लॉ पिक्चर में आ जाता है तो आपने पढ़ा ही है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से लड़की जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं करती तो वो शायद 15 साल तक ही हो जाती है, और जो लड़का है उसकी 7 साल दे रखी है एज। शिया लॉ में तो और अभी आप पढ़ेंगे और अलग कर रखा है, तो दोनों के हिसाब से। अब गार्जियन कौन होता है? अगर ये आपसे कभी पूछ ले हु इज़ अ गार्जियन ऑफ अ पर्सन, तो जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है बच्चे की हेल्थ, नीड, एजुकेशन या किसी भी एसेंशियल के लिए, वो गार्जियन है। अगर नेचुरल गार्जियन तो पेरेंट्स हैं, अगर उनके अलावा किसी को कस्टडी या कुछ दिया जा रहा है तो एम क्या होता है कि वो इंसान, जिस पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, तो वो क्या बन जाए? बच्चे की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नीड्स के लिए, एजुकेशन के लिए, एसेंशियल्स के लिए। तो वो इस इंसान को इसलिए देते हैं कि बच्चे की लाइफ लैक ना करे पेरेंट्स के बाद भी। और आपको सेक्शन 4 गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में 1890, अब यहाँ पे यह है पूरा बेरिक नहीं पढ़ना, जो जो सेक्शन मेंशन कर रखा है उसका ध्यान रखना बस। यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में कहाँ डिफाइन है, तो सेक्शन 4 में डिफाइन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको साथ साथ मार्क करते चलना है, पूरा एक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो अब अगर पूछेंगे कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में कहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो सेक्शन 4 में डिफाइन कर रखा है। और इसमें किस तरीके से डिफाइन कर रखा है? अ गार्जियन इज अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ, है ना, फॉर अ लिमिटेड पर्पस ऑफ मैरिज द पर्सन। अब इंसान अगर अडल्ट है तो एक बारी को ये होता है, पेरेंट्स तो फिर भी जोर जबरदस्ती कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को एज एन गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वो नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो लिमिटेड सा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा बच्चा गलत कर रहा है तो वो कोर्ट चला जाएगा, हेल्प ले लेगा। जनरली जो मैरिज का पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत लिमिटेड है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक गार्जियन, मुस्लिम लॉ में ही बच्चे की शादी जो अंडर 18 है उसकी शादी करने की जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स को ही दी गई है, नेचुरल गार्जियन को। तो अगर उसकी शादी माइनॉरिटी में होती है ना, तो वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं करा सकता शादी। अगर किसी बच्चे की माइनॉरिटी में शादी होती है तो वहाँ पे शादी में जो कंसेंट दी जाती है, बच्चे की कंसेंट तो नहीं लगेगी। फिर हमने क्या पढ़ा था, गार्जियन की कंसेंट लगेगी। तो वहाँ पे जो गार्जियन होता है ना, वह नेचुरल गार्जियन होता है। ऐसा नहीं है किसी के पास कस्टडी है, किसी को दे रखी है पेरेंट्स के ना होने पे, और वो माइनॉरिटी में उस बच्चे की शादी कर दे, और अगर इन केस उसने शादी कर दी तो वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हो जाएगा और दोनों के पास होगा, लड़का और लड़की दोनों के पास। तो मैरिज को लेकर लिमिटेड होते हैं, तो उसके पास राइट और ड्यूटीज़ हैं कि उसकी केयर करे, उसका ध्यान रखे। तो ये जनरल सी बात है। अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या है, हमेशा ना जो फादर है उसी को नेचुरल गार्जियन माना जाता है। और ये क्वेश्चन आता है आपका प्री में। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड। आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर गर्ल चाइल्ड। अब माइनर गर्ल चाइल्ड हो या कोई भी हो, नेचुरल गार्जियन हमेशा फादर है। हाँ, कस्टडी मदर को जा रही है, पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। अगर वो आपसे एमसीक्यू में बच्चे, एक लड़की का भी, माइनर लड़की का भी नेचुरल गार्जियन पूछ रहा है ना, तो भी फादर ही है। हाँ, कस्टडी मदर को जा रही है अगर वो सेपरेट होते हैं, तो इन केस ऑफ सेपरेशन कस्टडी मदर को जा रही है, नेचुरल गार्जियन नहीं बनाया जा रहा है मदर को। समझ आ रहा है ना पॉइंट? क्योंकि एग्जाम में आप इसी तरह आप सोचेंगे
कि बच्ची 4 साल की है और 4 साल की बच्ची का नेचुरल गार्जियन सोचेगा और हमारे दिमाग कहाँ जाएगा, अच्छा प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है तो मदर टिक कर दो। नो, नेचुरल गार्जियन का टाइटल फादर के पास है, तो वो क्या फर्क हो गया फिर, वलीयत फादर के पास है, हिजानत जा रही है मदर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मान लो कि फादर नहीं है तो क्या मदर को जाएगी नेचुरल गार्जियन की पोजीशन? द आंसर इज नो, पैटर्नल ग्रैंडफादर को जाएगी। तब नेचुरल गार्जियन इस पिक्चर में पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, मदर तब भी नहीं होगी। हाँ, कस्टडी देखो हर हाल में मदर को जा रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गार्जियनशिप एंड कस्टडी। तो अब ये क्या कह रहा है आगे, एंड इन हिज एब्सेंस और एट हिज डेथ। अब दोनों ही है, एब्सेंस कैसे भी हो सकती है, वॉलंटरी हो सकती है, इनवॉलंटरी हो सकती है, हो सकता है खो गए हैं, हो सकता है नहीं खोए हैं, अब्रॉड में हैं, ठीक है, आसपास नहीं है, नहीं आ सकते हैं। तो जो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं ना, वो बनते हैं नेचुरल गार्जियन। यहाँ पे मदर को लेकर कंफ्यूज मत हो ना, मदर के पास कस्टडी आ रही है और नेचुरल गार्जियन फादर है, फादर के बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर है, हाउ हाई सो एवर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दादा नहीं है, पर दादा है, उन्हीं को ही जाएगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से लिख रखा है ताकि आप इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लें, और एक चीज़ 50 बार पढ़ोगे तो दिमाग में बस जाएगी। अब जो है वली होता है गार्जियन, वलीयत जा रही है तो वो गार्जियन को क्या कहेंगे, वली कहेंगे, और उनके पास जो गार्जियनशिप जा रही है उसको वलीयत कहेंगे। ठीक है, तो गार्जियन वली है और उनके पास जो जा रही है वो वलीयत जा रही है। अब शरीयत लॉ इस बारे में क्या कहता है, हमें शरिया एक्ट भी देखना है, तो यही साथ साथ कवर हो जाएगा कि जो आपका शरिया लॉ है वो दोनों पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, इक्वल रोल मानता है उन दोनों का। ठीक है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड के लिए मदर भी फादर भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ बोथ द पेरेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे शरीयत के हिसाब से अभी फिलहाल मदर को प्रीफरेंस दी गई है कि अगर कस्टडी पे बात आएगी तो। देखो, गार्जियनशिप की बात नहीं हो रही है, दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। गार्जियनशिप पे प्रीफरेंस किसको दी गई है, फादर को दी गई है। ठीक है, और अगर कस्टडी पे प्रीफरेंस दी जा रही है तो कस्टडी पे प्रीफरेंस दी गई है मदर को। कुछ सेक्ट्स में, सुन्नी सेक्ट्स में ऐसा भी कहा जाता है, जैसे कि जनरली हम पढ़ते हैं कि जब तक लड़की प्यूबर्टी अटेन नहीं करती तब तक मदर के पास कस्टडी रहती है, बट इन सम ऑफ सुन्नी सेक्ट्स ये कहा जाता है कि जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक कस्टडी मदर के पास रहेगी और शादी के बाद हस्बैंड की। सुन्नी सेक्ट का कुछ हिस्सा लड़की की कस्टडी फादर को नहीं देता, मदर को देते हैं। जब तक अनमैरिड है तब तक कस्टडी मदर के पास रहेगी। हाँ, फादर विल बी द नेचुरल गार्जियन, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कस्टडी मदर के पास रहेगी। ठीक है, और शादी के बाद हस्बैंड। अब यहाँ पे 7 years ऑफ एज तक तो चाइल्ड की, मतलब ये माना जाता है कि बच्चा 7 साल तक का है तो मदर को ही देखी जाएगी। अब सुन्नी लॉ में इसमें थोड़ा थोड़ा अलग है, वो हम पढ़ते हैं क्या है। मुस्लिम लॉ में जो हम गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहला हिजानत के कस्टडी किसको दी जाएगी, है ना। दूसरा है वलीयत नफ्स यानी गार्जियनशिप किसको दी जाएगी, तो इसके लिए प्रीफरेंस किसको मिलती है, मदर को मिलती है। इसके लिए किसको मिलती है, फादर को मिलती है। ठीक है, इन दोनों की एब्सेंस में डिसाइड किया जाता है कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो इनकी एब्सेंस में होता है, बाकी की बातें। फिर गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, वलीयत माल, तो वो अब उनकी प्रॉपर्टी का, अब मान लो कि अगर इनको कस्टडी दी गई है तो अगर ये तो नेचुरल गार्जियन है, इनमें सवाल नहीं आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन, जब किसी बच्चे के नेचुरल गार्जियन नहीं बचे हैं तब सवाल उठता है कि अब जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको किसको दिया जाएगा, तो कोर्ट अपॉइंट करता है फिर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से कि अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो वलीयत माल यानी गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी किस हिसाब से तय होती है। और एक पॉइंट क्या है, वलीयत निकाह, शादी करने का। एक चीज़ याद रखना, ज़बरदस्ती शादी या मतलब माइनॉरिटी में शादी जहाँ पे कंसेंट गार्जियन की दी जा रही है, ये काम ना नेचुरल पेरेंट्स ही कर सकते हैं, नेचुरल गार्जियन ही करेगा। और अगर कोई ऐसा गार्जियन ये करेगा ना, उसकी माइनॉरिटी में शादी अपनी कंसेंट से, तो वो 18 साल के होने के बाद उनके पास बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन होता है इस चीज़ का। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो हमने शिया लॉ और सुन्नी लॉ पढ़ा था, क्यों झगड़ रहे थे शिया और सुन्नी? क्या वो कुरान पे झगड़ रहे थे? नहीं। वो सुन्नत पे झगड़ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। वो इमाम पे झगड़ रहे थे, और इमाम का जो झगड़ा था वो कुरान और सुन्नत दोनों के बाद का था, है ना।
तो यानी ये जो गार्जियनशिप है, ये मुस्लिम लॉ में जो गार्जियनशिप देखी जाती है, ये देखी जाती है कुरान के हिसाब से कि कुरान में क्या प्रोवाइडेड है। तो इसीलिए बहुत ही माइनर डिफरेंस है शिया लॉ की गार्जियनशिप का और सुन्नी लॉ की गार्जियनशिप का, क्योंकि उनके झगड़ने का मुद्दा ही नहीं है। वो कुरान और सुन्नत पे तो एक साथ राजी हो रखे हैं, तो वो वहाँ पे नहीं झगड़ा करते। तो इसीलिए बहुत माइनर टॉपिक होते हैं कि वो गार्जियनशिप पे लड़ते हैं। कहाँ पे लड़ते हैं? एज पे, कि मदर को किस एज में कस्टडी दी जानी है और किस एज में कस्टडी नहीं दी जानी है। वो सिर्फ एज के टॉपिक पे झगड़ा करते हैं। अब उनका झगड़ा भी बाद में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि इन चीज़ों में ज़्यादा झगड़ा करते नहीं है। वो लिख दिया था मैंने। यहाँ तक क्लियर हो? अब एक एक करके टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग क्लियर हो ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और आप लोग यहाँ तक क्लियर हो? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट आया था। क्यों आया होगा? कि जो भी इनजस्टिस या कोई गलत तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन हो जाता है तो बच्चा सफ़र करता है उसकी वजह से। तो बच्चे को इन सारी चीज़ों से बचाने के ही लिए तो आया होगा। अब इसमें बैठकर हम सारे सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे। कुछ सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ेंगे। अब अगर हम एक्ट में भी नहीं जाए, मान लो बिना एक्ट में जाए, हमें क्या समझना पड़ेगा कि क्या कहा गया होगा कि कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ चाइल्ड को नज़र में रखा गया था। बेनिफिट ऑफ चाइल्ड जैसे कि सामने वाले को अगर आप गार्जियन अपॉइंट कर रहे हैं तो कम से कम बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल तो हो, बच्चा जानता हो और सामने वाला पे आप इतना ट्रस्ट कर सकें कि हाँ ये इसका बेनिफिट सोचेगा। ठीक है। कभी भी जब उसके दादा, नाना, बुआ, मौसी हैं तो क्या कभी स्टेप मदर को गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाएगा? द आंसर इज नो। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस ऐसा होता है कि अगर फादर की डेथ हो गई है तो जो गार्जियनशिप मिल रही है, कस्टडी मिल रही है, वो स्टेप मदर को मिल रही है। तो एग्जाम्पल देने का मतलब सीधा सा ये था कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट इसलिए आया था कि वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर सके दैट हाउ टू अपॉइंट अ गार्जियन, है ना। कैसे आप गार्जियन अपॉइंट करोगे और क्या चीज़ें दिमाग में रख के गार्जियन अपॉइंट करोगे। ठीक है, ये उसका एम था। और उसके एम को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें इस एक्ट में पढ़ने होते हैं। ऑलराइट, अब इसमें क्या कह रहा है कि कोर्ट को अगर लगता है कि अब पहली बात तो ये सवाल कब उठा? इन दी एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन। कभी भी ये नहीं है कि नेचुरल गार्जियन है और बच्चे के लिए गार्जियन अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये जितना भी अब आगे पढ़ोगे ये बात तभी हो रही है, या पहला पॉइंट या तो पेरेंट्स के सेपरेशन पे, और सेपरेशन पे भी क्या है फिर मदर और फादर दोनों में ही झगड़ा होगा गार्जियनशिप का, या फिर उनके एब्सेंस में। एब्सेंस यानी डेथ और किसी भी तरीके से अगर वो एब्सेंट है। तो ये क्या कह रहा है कि कोर्ट को जब भी फिट लगेगा कि गार्जियन अपॉइंट करना चाहिए चाइल्ड के फेवर में, तो उस बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है। अब बच्चे का, प्रॉपर्टी का कभी भी ऐसा भी इंसान गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाता जो उनको लगे कि किसी लालच की वजह से, क्योंकि कोर्ट ये सोशोलॉजिकल फैक्टर भी देखता है। हमें ही लगता है कि ये सारी स्टार प्लस की बातें हैं, बट स्टिल कोर्ट उस चीज़ को ध्यान में रखता है कि ये अगर प्रॉपर्टी इतनी है इस बच्चे के पास, तो जिस इंसान को मैं ऐसा गार्जियन अपॉइंट कर रहा हूँ क्या वो सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से ये गार्जियनशिप के लिए राजी हुआ है यहाँ पे? तो ये सारी ही चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। और मुस्लिम लॉ में भी अब जो गार्जियन अपॉइंट किया जाता है वो अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ही अपॉइंट करता है कोर्ट। तो सबसे पहले हमारे लिए सेक्शन 6 इसमें देखना ज़रूरी है कि क्या कहता है, और इतना लंबा सेक्शन हम नहीं पढ़ेंगे। इसका जस्ट क्या है कि क्या कह रहा है, ये सेक्शन कहता है कि जो क्वेश्चन होगा गार्जियनशिप का वो कभी भी ऐसा कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन में कि जब वहाँ पे बच्चे का बेनिफिट ना हो। जब भी गार्जियन अपॉइंट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए और उसके खुद के लिए, इन पर्सन उसके लिए बेनिफिट ही देखकर करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन नहीं होगा, तो वो इंसान नहीं होगा जो कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई ये इंसान सही नहीं है। अब मान लो कोर्ट में 2-3 लोग खड़े हैं, कोर्ट इसीलिए कोर्ट है क्योंकि इट कैन सेंस समहाउ अगर बच्चे की कस्टडी दी जा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं कि पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, अब कस्टडी का ऑप्शन आता है तो एक साइड पे तो बच्चे के ग्रैंडफादर खड़े हैं और दूसरी साइड पे बच्चे की मान लीजिए मौसी हैं जो कि मैटरनल आंट। ठीक, ऐसे केस में कई बार ये भी देखा गया है कि भले ही ग्रैंडफादर इज द नेचुरल गार्जियन, बट जब कोर्ट को नज़र आ रहा है ना कि ग्रैंडफादर को प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि अब उनके बेटे का जितना भी प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों के लिए है, तो अगर उसमें भी वो इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखेगा ना कि नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पे मैटरनल आंट को भी अपॉइंट कर सकता है। इट्स ऑल अप टू कोर्ट, और कोर्ट किस हिसाब से? फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड।
ठीक है। सेक्शन 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि कोर्ट में अपॉइंट दी जॉइंट गार्जियनशिप ऑफ अ चाइल्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान नहीं सफिशिएंट लग रहा है तो उसको क्या लगता है कि भाई प्रॉपर्टी से तुम डील कर लो और एज अ पर्सन इसकी हेल्थ, इसका बेनिफिट, इससे तुम डील कर लो। तो वो खुद के बच्चे के एज अ पर्सन उसके लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए दो अलग अलग गार्जियन भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, प्री में पूछा जाता है कई बार कि प्रॉपर्टी और उसके खुद के लिए दो अलग लोग अपॉइंट हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है वो प्रॉपर्टी का गार्जियन पीछे वाले केस में ग्रैंडफादर को बना देते और उसका एज अ पर्सन गार्जियन उसको मैटरनल आंट को बना देते, पॉसिबल ना। तो क्योंकि उनको लगता कि वो एज अ पर्सन केयर मैटरनल आंट ज़्यादा कर सकती हैं और प्रॉपर्टी की केयर ग्रैंडफादर ज़्यादा कर सकते हैं, तो नो इशू विद दैट। क्योंकि प्राइमरी जो आपका मुद्दा है वो ये है बच्चे का भला। सेक्शन 21 क्या कहता है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट का कि जो माइनर है वो किसी का गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता, भले ही वो मैरिड हो। अब माइनर है, मान लो किसी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, नाउ ही इज 17। अब दो बहन भाई हैं, हम इसका एग्जाम इतना नहीं खराब करते हैं इसको। दो बहन भाई हैं, तो बहन की एज है 8 ईयर्स, अब उसका भाई 17 ईयर्स का है या 15 ईयर्स का है, तो उसका भाई कह रहा है कि नहीं नहीं मैं अपनी बहन का ज़्यादा ख्याल रख सकता हूँ, मुझे इसके लिए गार्जियन अपॉइंट करो। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि एज का भी बार है, जब तक आप खुद माइनर हैं तब तक आप किसी और के गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकते, भले ही वो उसका भाई है। देखिए कभी कभी कुछ केसेस में 18 वाला भी अपॉइंट हो जाता है, जैसे ब्रदर है, फुल ब्लड ब्रदर, तो वो वहाँ पे 18 भी हो सकता है। जो हाँ लीगल एज है वो 21 ईयर्स है अपॉइंट होने की। ठीक है, जो लीगली आप एलिजिबल होते हैं टू बिकम अ गार्जियन ऑफ सम अदर पर्सन, तो यू कांट बी माइनर। और इन द सेंस माइनॉरिटी, तो जनरल माइनॉरिटी एक्ट में तो 18 होता है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जनरली यू मस्ट बी ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बट इन केस ऑफ लाइक फुल ब्लड ब्रदर तो फिर वो वहाँ पे उसको गार्जियनशिप दे देंगे बच्चे की या बहन की उसकी। सेक्शन 24 क्या कहता है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का कि जो ड्यूटी है वो बताता है। अब ये प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि इन विच सेक्शन ड्यूटीज ऑफ गार्जियन आर डिफाइंड। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि इन विच सेक्शन ड्यूटीज ऑफ गार्जियन डिफाइन या गिवन, तो सेक्शन नंबर 24 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। तो यहाँ पे ड्यूटी क्या बता रखी है, मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। ये नहीं है कि आपने ले ली गार्जियनशिप और बस खत्म हो गई बात, आपको उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और हर वो स्टेप लेना है उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जो ज़रूरी है। उसकी हेल्थ भी उसी में ही आती है, उसकी एजुकेशन भी उसी में ही आती है और सारी नेसेसरी सपोर्ट। और आजकल कोर्ट ने कहा है मेंटल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ पे अगर आप बीइंग अ गार्जियन अपॉइंट हुए हो तो यहाँ पे सिर्फ हेल्थ एजुकेशन नहीं, आपको उसको मेंटली भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल पॉइंट ना कि आपको गार्जियन बनाया जा रहा है। सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या कहता है कि द गार्जियनशिप विल नॉट बी टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड दैट द वार्ड लिव्स विद समवन हु इज नॉट देयर लीगल गार्जियन। और ये पहले इतना ही पार्ट समझते हैं। अब मान लीजिए कि एक केस में ऐसा हुआ कि जो ग्रैंडफादर थे वो गार्जियन अपॉइंट हो गए बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे का मन नहीं लगता, पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसका ग्रैंडफादर के घर पे मन नहीं लगता, वो नहीं रह पाता, मदर से ज़्यादा अटैच था या नानी से अटैच था, तो वो जाकर अपनी नानी के घर रहने लगता है, वहीं उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं वहीं। तो क्या इससे जो ग्रैंडफादर की गार्जियनशिप थी वो टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि वो नानी के पास रह रहा है? द आंसर इज नो। वो कहीं भी रह रहा है, उसका बेस्ट इंटरेस्ट जो देखेंगे, जो उनके लिए गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। और अगर उसका वहाँ मन नहीं लग रहा है, वो नानी के पास रहना चाहता है, तो ये भी तो उसका बेस्ट इंटरेस्ट ही है कि बच्चा जहाँ भी रहेगा खुश रहेगा। तो गार्जियनशिप टर्मिनेट नहीं होती। अब जैसे वो भले ही वहाँ रह रहा है तो उनको टेक केयर दूर से ही करनी पड़ेगी,
वो स्कूल जाता है नहीं जाता, उसकी स्कूल की फीस, उसकी हेल्थ, उसके अगर हॉस्पिटल के मेडिकल खर्चे हैं या उसके स्कूल के खर्चे हैं, उससे मिलकर आना, विजिट करना, तो ये सब जो इंसान गार्जियन अपॉइंट किया गया है उसकी ड्यूटी होगी, ये सब करता रहे साथ साथ। लेकिन बच्चे के कहीं और रहने से, किसी और के पास रहने से गार्जियनशिप कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। और ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ये मिलेगा सिचुएशन वाइज कि इस सो एंड सो पर्सन को गार्जियन अपॉइंट किया गया था बट बच्चा वहाँ नहीं रहता, बच्चा मौसी के पास रहता है, बच्चा बुआ के पास रहता है, तो क्या गार्जियनशिप टर्मिनेट हो गई? अब राइट्स बुआ को मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है कि अब जो गार्जियनशिप के राइट्स हैं, जो गार्जियनशिप है वो ट्रांसफर हो गई है बुआ को, क्योंकि बच्चा 12 साल तक उनके पास है। द आंसर इज नो, गार्जियनशिप ट्रांसफर या टर्मिनेट नहीं हुई है, बच्चा उनके साथ नहीं रह रहा है बट स्टिल ही हैज टू प्रोटेक्ट हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 26 क्या कह रहा है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का, कि ये एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा है गार्जियन को कि वो रिमूव ना करें बिना कोर्ट की परमिशन के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट से। अब मान लीजिए कि कोई लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे किसी दिल्ली के इंसान को, बच्चे का कोई भी रिलेटिव था वो, तो उस इंसान को बच्चे की गार्जियनशिप दे दी गई, सौंप दी गई। ठीक है, अब उन्होंने कोर्ट को बताए बिना बच्चे को मान लो पुणे भेज दिया या बच्चे को राजस्थान भेज दिया, तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटा दिया ना। अब एक तो आप नेचुरल गार्जियन नहीं है, तो इस चीज़ में ना इतने बड़े रिमूवल के लिए आपको कोर्ट की कंसेंट की या परमिशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है कि जो ड्यूटी है गार्जियन की वो ये है कि वो सारे एसेंशियल स्टेप लें माइनर के फेवर में और उसकी प्रॉपर्टी के फेवर में, जैसे कि वो उनकी खुद की हो। ठीक है, जितना ख्याल वो अपने खुद के बच्चे का रख सकते हैं, जितना ख्याल वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी का रख सकते हैं, उनको हर वो नेसेसरी स्टेप लेना पड़ेगा उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए। वो उनका ना एक ऑब्लिगेशन है उन पे कि वो प्रूडेंटली बिहेव करें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एक्ट्स परफॉर्म करें जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, कि जो बच्चे के मतलब एक रियलाइजेशन कि उसको लगे कि उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि हाँ मेरे पास पीछे कोई है, मेरे पास कोई संभालने वाला है, सुनने वाला है, और इसमें इंक्लूड करेंगे कि समझने वाला है, मेंटल फैक्टर भी यहीं आएगा, उसको प्रोटेक्शन देंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए भी सारे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉपर्टी का टेक केयर मिल गया है तो अब चाहे प्रॉपर्टी में आग लगे कुछ भी होता रहे, ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी प्रॉपर्टी भी ऐसे प्रोटेक्ट करनी है जैसे आपकी खुद की है, और बच्चे को भी इसी तरह प्रोटेक्ट करना है जैसे आपका खुद का है। ठीक है, अब ये कुछ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे। सेक्शंस क्लियर हैं? ये ही सेक्शन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने इन सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेक्शन 15 रिपीट कर दूं। 15 में क्या कह रहा है कि जॉइंट गार्जियन अपॉइंट हो सकता है, मतलब एक पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है कि आप बच्चे की प्रॉपर्टी के गार्जियन हैं, प्रॉपर्टी का टेक केयर करेंगे, और एक पर्सन उसके खुद के लिए हो सकता है कि आप बच्चे का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने ये भी बताया था कि प्रॉपर्टी के लिए मान लो ग्रैंडफादर को दे दी गई और एज अ पर्सन उसकी मैटरनल आंट को दे दिया गया। अब ये इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ गार्जियंस, ये थोड़ा आपको ध्यान से करना है, प्री मेंस दोनों में दिख जाता है। ठीक है, तो जो गार्जियनशिप का लॉ है मुस्लिम लॉ में, उसको जो डिराइव किया है ना वो कुरान के कुछ वर्स और कुछ हदीस से किया है, इसीलिए इस पे शिया और सुन्नी नहीं झगड़ते। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सोर्स से आया है जिस पर वो दोनों बिलीव करते हैं। नेचुरल गार्जियन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर? इसको ध्यान से सुनना, कौन होता है नेचुरल गार्जियन, उसको पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले इसकी नेचुरल गार्जियन इज अ पर्सन हु हैज all the legal rights without any restriction, obligation, objection, कुछ नहीं, and power to control the activities of a child। तो जनरली नेचुरल गार्जियन कौन होता है? पेरेंट्स ही होते हैं, है ना, और इसीलिए इनको डी जूरे गार्जियन भी कहा जाता है, यानी गार्जियन बाय लॉ, क्योंकि इसको आपने ना मतलब एक नेचुरली आपके अंदर लॉ के हिसाब से भी, कुरान हदीस के हिसाब से भी आपके पास सारे राइट्स हैं टू कंट्रोल योर चाइल्ड। ठीक है, तो अब इसमें नेचुरल गार्जियन जो चाइल्ड के हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है टू बी फादर ओनली। ठीक है, नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? फादर होते हैं। ठीक है,
एंड द मदर इज नॉट कंसिडर्ड अ नेचुरल गार्जियन, ये हम क्लियर कर चुके हैं। और इवन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, फादर की डेथ के बाद कौन हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। तो माँ को कभी भी नेचुरल गार्जियन की पोजीशन नहीं मिलती है। द फादर इज कंसिडर्ड, और ये आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्ची देकर पूछेगा कि 6 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, कौन होगा नेचुरल गार्जियन। तो 3 साल की बच्ची है, 3 महीने की बच्ची है, 3 दिन की बच्ची है, नेचुरल गार्जियन वुड बी फादर ओनली। ठीक है, मदर को कस्टडी मिलेगी, दोनों चीजों में कंफ्यूज मत हो ना, कस्टडी भी फादर को मत दे आना, कस्टडी मदर को मिलेगी। और पहला हक कस्टडी पे अगर ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट राइट किसका है, तो मदर का ही है। लेकिन गार्जियन, इसीलिए मैंने बताया था कि मुस्लिम लॉ में ना गार्जियनशिप और कस्टडी दो अलग चीज़ें हैं, वलीयत और हिजानत में फ़र्क है। तो वली या फिर जो वलीयत मिलेगी वो हमेशा फादर को मिलेगी, इवन फादर की डेथ के बाद ग्रैंडफादर को मिलेगी। बट कस्टडी सभी केसेस में मदर का प्राइमरी राइट होता है, फादर से भी पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, The father is considered to be the only natural guardian of the child even if the custody of the child is not with him। अब मान लो मैंने बताया था कस्टडी मदर को दे दी गई, तो क्या फादर नेचुरल गार्जियन नहीं रहा? बिल्कुल है। अगर कस्टडी भी फादर के पास नहीं है, इस केस में भी फादर ही नेचुरल गार्जियन है। समझ आ रहा है? अगर कस्टडी भी फादर के पास नहीं है तब भी फादर नेचुरल गार्जियन है। वो अगर सेपरेशन हुआ है उनका, कस्टडी मदर को दे दी गई है, तभी भी नेचुरल गार्जियन जो है फादर ही हैं। ठीक है, इवन देन ही हैज कंट्रोल ओवर ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द चाइल्ड। ठीक है, हिंदू लॉ जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ना शुभांग, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो। हिंदू लॉ में फादर नेचुरल गार्जियन है या नहीं, ये हम हिंदू लॉ करते समय करेंगे, अभी ना मिक्सअप हो जाएगा। सुन्नी लॉ क्या कहता है कि जो फादर है ना वो, अब सुन्नी लॉ शिया लॉ के पर्सपेक्टिव का डिफरेंस सुन लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, सुन्नी लॉ क्या कह रहा है, हम सुन्नीज की बात सुनते हैं। द फादर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एंड आफ्टर फादर्स डेथ द गार्जियनशिप इज पास टू द एग्जीक्यूटर विच इज जनरली, या तो अपॉइंट करते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो फादर ने मरने से पहले अपॉइंट कर दिया हो कि ही विल बी माई एग्जीक्यूटर। ठीक है, जो मेरे बाद मेरे बच्चे की गार्जियनशिप लेगा, या तो वो विल से चला जाएगा। मान लो फादर डेथ बेड पे हैं, तो उन्होंने डेथ बेड पे ही एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया है कि भाई मेरे बाद मेरे बच्चे का गार्जियन ये इंसान होगा, तो वो बाय विल हो गया एग्जीक्यूटर अपॉइंट। या अगर फादर ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया तो कौन हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर मान लो फादर डेथ बेड पे हैं, या फादर ने अपने लाइफ टाइम में ही बोल दिया कि मेरे बाद मेरे बच्चे के गार्जियन सो एंड सो पर्सन है, तो जिन्हें अपॉइंट किया गया है ना उनको एग्जीक्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? एग्जीक्यूटर कहा जाता है। और वो जो एग्जीक्यूटर हैं वो विल से आए हैं, फादर की विल से आए हैं, है ना, मनमानी तरीके से तो नहीं आए। और अगर फादर की कोई ऐसी विल नहीं रही है तो नेचुरल गार्जियन वुड बी आफ्टर फादर ग्रैंडफादर है। ठीक है, एन एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय फादर और ग्रैंडफादर। देखो दोनों ही अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके बाद तो ये ही है नेचुरल गार्जियन, टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑन देयर बिहाफ। तो मुस्लिम लॉ में फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही अपॉइंट कर सकते हैं एग्जीक्यूटर को कि आफ्टर देयर डेथ वो उनके बिहाफ में काम कर सकें और बच्चे की गार्जियनशिप ले सकें। मैं रिपीट कर रही हूँ, सुन्नी लॉ में जो फादर होते हैं वो नेचुरल गार्जियन होते हैं, और फादर की डेथ के बाद ना जनरली ग्रैंडफादर होते हैं अगर फादर की कोई विल नहीं है। लेकिन अगर फादर चाहें तो अपनी डेथ से पहले एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटर अपॉइंट इन द सेंस कि वो एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करेंगे कि ही विल बी द गार्जियन ऑफ माई चाइल्ड आफ्टर माई डेथ। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो जाएगा। और अब एक क्वेश्चन प्री में ये आ जाता है कि एग्जीक्यूटर क्या सिर्फ फादर की विल से अपॉइंट होगा? द आंसर इज नो, ग्रैंडफादर की भी विल से हो सकता है। अब मान लो फादर की डेथ हो गई है किसी केस में, तो नेचुरल गार्जियन इज नाउ ग्रैंडफादर। अगर फादर की कोई विल नहीं थी तो नेचुरल गार्जियन नाउ कौन है? ग्रैंडफादर है। लेकिन ग्रैंडफादर को लगा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, तो वो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देंगे कि मेरे बिहाफ पे ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे गार्जियन है। क्या
In Sunnis, it is necessary to appoint an executor. No, it is not necessary. Necessary क्या होता है? देखो एक बात बताओ, फादर है, फादर की डेथ हो जाती है, उन्होंने नहीं एग्जीक्यूट करा कोई, तो उनके डेथ के बाद ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगा? गार्जियन, ग्रैंडफादर हो जाएगा। ग्रैंडफादर को अब लग रहा है कि भाई उनकी हेल्थ ऐसी नहीं है, एज ऐसी नहीं है कि वो बच्चे का ख्याल रख सके, तो वो एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देंगे कि मेरे बाद एज अ गार्जियन आप होगे। और ये दोनों, अब फादर के पॉइंट का सुनो, अगर फादर को लगता है कि वो डेथ बेड पे हैं कि वो जो उनके बाद उनके पापा को मिलेगी जो गार्जियनशिप है, वो नहीं चाहते कि उनको मिले, वो कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, उनको लगता है उनके बच्चे के चाचा या बच्चे के मामा बेटर गार्जियन साबित हो सकते हैं, तो वो ना एज एन एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देंगे। या उनको लगता है कि कोई बिल्कुल गैर इंसान, बिल्कुल थर्ड पर्सन बेटर गार्जियन साबित हो सकता है, बच्चे की अटैचमेंट ज़्यादा है, तो वो अपनी ही लाइफ में अपने बच्चे के लिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देंगे। तो नेसेसिटी कुछ नहीं है। डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ द फादर और ग्रैंडफादर, राइट? हाँ जी बिल्कुल, विल पे डिपेंड करेगा फादर की या ग्रैंडफादर की। सुन्नी लॉ का पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ? अब आप लोगों को क्लियर है और आप लोगों को भी क्लियर है? इससे ना प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल राइट, चलिए अब शिया लॉ में पढ़ते हैं। शिया में क्या डिफरेंट है? जो नेचुरल गार्जियन है ना, शिया के हिसाब से फादर है, लेकिन फादर की डेथ के बाद गार्जियनशिप जो पास्ट हो जाएगी ग्रैंडफादर को हो जाएगी, अगर वो जिंदा हैं तो। अगर ग्रैंडफादर जिंदा है तो उनको तो मिल ही जाएगी गार्जियनशिप, ठीक है। अगर अब उसमें सुन्नी लॉ में आपने क्या पढ़ा कि फादर चाहे तो अपनी लाइफ में एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का गार्जियन मेरे बाद ये होगा। तो जो सुन्नी के हिसाब से जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुआ है ना, वही फिर गार्जियन होगा, चाहे ग्रैंडफादर जिंदा है, ग्रैंडफादर गार्जियन नहीं होंगे, पहला पॉइंट। लेकिन शिया लॉ कहता है कि अगर ग्रैंडफादर जिंदा है तो चाहे फादर ने एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया था, नो चांस, ग्रैंडफादर को ही गार्जियन माना जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? सुन्नी लॉ क्या कह रहा है? सबसे पहले तो फादर हैं, ठीक है, बट अगर फादर डेथ बेड पे हैं तो फादर अपनी विल से क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो फिर फादर के बाद कौन है गार्जियन? एग्जीक्यूटर है। और इन केस अगर एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया है तो कौन है? ग्रैंडफादर है, ठीक है। ये हरारकी है सुन्नी के हिसाब से। लेकिन शिया लॉ क्या कह रहा है? शिया लॉ कह रहा है कि सबसे पहले तो फादर हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बट फादर के बाद ग्रैंडफादर हैं इफ अलाइव। अब मान लो कि फादर ने यहाँ भी अपनी लाइफ में अपनी विल से एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया, तो फिर तो फादर के बाद एग्जीक्यूटर होना चाहिए था। अब गार्जियन, ग्रैंडफादर थोड़ी, फादर की विल से एग्जीक्यूटर। लेकिन शिया लॉ इस चीज को नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं अपॉइंट करो कुछ भी करो, फादर के बाद नेचुरल गार्जियन ग्रैंडफादर ही है, चाहे आपकी विल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो दोनों एस्पेक्ट में, शिया सुन्नी के पर्सपेक्टिव में? तो उन्होंने मेजर राइट इन्हें ही दिया है। आप लोग क्लियर हैं? चलिए अब इसके बाद ये होगा कि एग्जीक्यूटर जो है ना फादर का, उसका कोई राइट नहीं होगा गार्जियनशिप पे अगर ग्रैंडफादर जिंदा है। अगर ग्रैंडफादर नहीं अलाइव है तब तो एग्जीक्यूटर का ही रोल होगा ना, फिर तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये सिर्फ तभी के लिए है कि जब ग्रैंडफादर अलाइव नहीं है, ठीक है। ग्रैंडफादर अगर अलाइव है तो एग्जीक्यूटर का कोई रोल नहीं है, वो अपने आप देख लेंगे बच्चे को। अब अगर वो है ही नहीं तो फिर एग्जीक्यूटर पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो ओके प्रीति, जो फादर हैं उनका राइट है नेचुरल गार्जियन होने का, ठीक है, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि अगर कस्टडी भी मदर को दे दी जाती है तब भी उनसे ये राइट नहीं छीना जा सकता कि वो नेचुरल गार्जियन नहीं हो। तो मदर के पास सिर्फ राइट यही होता है कि वो कस्टडी देखें। तो जब उनके पास गार्जियनशिप का राइट नहीं है तो प्रॉपर्टी का भी राइट नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई ऐसा राइट नहीं कि बच्चे की प्रॉपर्टी, फिर वो सब वो फादर ही रहेंगे। जो एग्जीक्यूटर हैं वो गार्जियन तभी बनेंगे जब ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाएगी या ग्रैंडफादर नहीं होंगे। मैम अगर विल भी ना बनाई हो फादर ने फिर तो ग्रैंडफादर के पास जाएगा ना, वही तो क्लियर किया है। विल नहीं है तो सुन्नी हो या शिया हो तो ग्रैंडफादर ही है ना। कितनी ध्यान दो, ध्यान से समझो। देखो फादर है नेचुरल गार्जियन और फादर के बाद ग्रैंडफादर ही है नेचुरल गार्जियन, बीच में कुछ नहीं आ रहा है।
हाँ, अगर विल बना दी है तो सुन्नी लॉ में एग्जीक्यूटर है, और अगर विल नहीं बनाई है तो शिया लॉ तो एग्जीक्यूटर को मानते ही नहीं है जब तक ग्रैंडफादर जिंदा है। हाँ, अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तो एग्जीक्यूटर है, वरना फादर के बाद हमेशा ग्रैंडफादर है। अब क्लियर हो? अब ये है कि ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाए, अब ग्रैंडफादर के जिंदा होते हुए तो एग्जीक्यूटर का कोई रोल नहीं है ना शिया लॉ में, लेकिन ग्रैंडफादर अगर चाहे तो अपनी डेथ से पहले ना वो एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरी डेथ हो जाएगी तो ये संभाल लेंगे। और एक और बात, ग्रैंडफादर अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं, हो सकता है वो ओल्ड हो, उनसे नहीं रखा जा रहा हो, तो वो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की विल पे चलता है शिया लॉ में। अब क्या कह रहा है ये लास्ट पॉइंट में कि जो गार्जियनशिप है फादर की वो एक्सटेंड होगी सिर्फ तब जब बच्चा लेजिटिमेट है, ठीक है, तभी वो ये सब कर सकता है। अगर इलेजिटिमेट बच्चा है तो उस पर उसका कोई नेचुरल गार्जियन होने का राइट नहीं होता है, फिर ही कैन नॉट क्लेम कस्टडी ऑफ सच चिल्ड्रन, यानी जो इलेजिटिमेट है यहाँ तक कि मदर की डेथ के बाद भी नहीं मांग सकता है वो इलेजिटिमेट बच्चे की कस्टडी, ठीक है। सिर्फ कब मान सकता है? जब कोर्ट को लगता है कि उसको दे दी जाए तो कोर्ट दे देता है, ठीक है। जो इलेजिटिमेट बच्चा होता है, इलेजिटिमेट बच्चे का नेचुरल गार्जियन, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड आफ्टर दैट टॉपिक, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट कि अगर फादर की भी डेथ हो गई है, ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई है और कोई एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट नहीं है, फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको नेचुरल गार्जियन के टॉपिक से बाहर आना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। जब आपका नेचुरल गार्जियन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ नेचुरल की बात हो रही है, नेचुरल तक रहो कि नेचुरली फादर हैं, फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर हैं या फिर उनके अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये भी नहीं है, ना फादर है ना ग्रैंडफादर है ना एग्जीक्यूटर है, तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, अलग टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अ मुस्लिम मदर कैन नॉट बी द गार्जियन ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, जैसे कि इलेजिटिमेट बच्चे का गार्जियन फादर नहीं हो सकता, वैसे मदर भी नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ अलाउ की जाती हैं कस्टडी के लिए, ठीक है। तो इलेजिटिमेट बच्चे के केस में जब फादर को भी नेचुरल गार्जियनशिप नहीं मिलती और मदर को भी नहीं, हाँ मदर को कस्टडी मिल जाती है, फादर को कस्टडी भी नहीं मिलती वो, और फिर क्या होता है नहीं मिलती, तो फिर ये होता है कि कोर्ट देखता है कि किस में बच्चे का इंटरेस्ट है। तो नेचुरल गार्जियन का पॉइंट कब तक अराइज होता है? जब तक जिंदा है, फादर जिंदा है नेचुरल गार्जियन, ग्रैंडफादर जिंदा है नेचुरल गार्जियन, और या फिर उन दोनों में से किसी का अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर है तो नेचुरल गार्जियन। अब ये सब मर गए, एग्जीक्यूटर मर गया, फादर मर गए, ग्रैंडफादर मर गए, फिर हम नीचे गार्जियनशिप अलग टाइप की, जब तक हम नेचुरल गार्जियन पढ़ रहे हैं तब तक हमें इन लोगों को जिंदा रखना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट टू स्टडी नेचुरल गार्जियन, ऑल राइट। हमारा पॉइंट ही नेचुरल गार्जियन पढ़ने का तब है जब दे आर अलाइव, ठीक है। व्हाट इफ दे आर डेड, तो फिर हमारे पास अलग टाइप्स हैं गार्जियनशिप की, ठीक है। अब मुझे बताइए नेचुरल गार्जियंस क्लियर है बिल्कुल पूरा? नेचुरल गार्जियन में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेचुरल गार्जियन के केस में फादर अलाइव होते हैं, फादर नहीं होते तो ग्रैंडफादर अलाइव होते हैं, या एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड होता है बाय फादर और बाय द ग्रैंडफादर। चलिए नेचुरल गार्जियन क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है? टेस्टामेंटरी गार्जियन के बारे में बात कर रहा है। अब आता है सिलसिला लोगों के मरने का, ठीक है। अब लोग नहीं बचे हैं। टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप ये है गार्जियनशिप परटेनिंग टू अ विल। अभी जो विल में हमने एग्जीक्यूटर पढ़ा था ना, तो वो जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुआ है, आप किसी एग्जीक्यूटर को नेचुरल गार्जियन तो नहीं कह देंगे ना कि वो अपॉइंट किया गया है थ्रू आउट विल और वो नेचुरल हो गया, नहीं। वो विल बता दी है कि फादर विल बना सकते हैं, ग्रैंडफादर विल बना सकते हैं, बट वो उनको फादर थोड़ी वो कर सकते हैं। तो जो बाय विल अपॉइंट किए जाते हैं वो टेस्टामेंटरी गार्जियंस होते हैं। और बाय विल क्यों अपॉइंट किए जाएंगे? क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी है और ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, तो अब बच्चे के लिए तो गार्जियन चाहिए। अब मान लीजिए एक सिनेरियो ऐसा था कि एक बच्चे के फादर की डेथ हो गई और ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, अब बच्चे के लिए गार्जियन चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? इसी हायरार्की को फॉलो करने का हमारा मतलब ही ये है कि अगर फादर और ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है तो अब सबसे पहले कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट देखेगी उनके मरने के बाद कि क्या वो कोई विल छोड़कर मरे हैं, क्या उनकी कोई विल थी कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके बाद बच्चे को कौन संभालेगा, बच्चे के लिए कौन गार्जियन होगा।
तो अगर वो लोग विल छोड़कर जाते हैं तो कोर्ट अपना दिमाग ना लगाकर उनकी विल को प्रिवील करती है, क्योंकि उनको कोर्ट को लगता है कि वो अपने बच्चे का बेटर इंटरेस्ट समझ सकते हैं। अगर वो किसी थर्ड पर्सन को भी गार्जियन कह रहे हैं ना अपनी डेथ के बाद, तो उन्होंने कुछ सोच के ही विल किया होगा, बच्चे के बेटरमेंट में किया होगा। तो अभी तक कोर्ट बीच में नहीं आई है, फादर नहीं रहे, ग्रैंडफादर नहीं रहे, तब उन दोनों की विल देखी गई है जिसकी भी मिली होगी, ठीक है। तो टेस्टामेंटरी गार्जियन में क्या होता है कि ये अपॉइंट किए जाते हैं अंडर अ विल। इनका मीनिंग पूछ लेता है प्री में बहुत ज़्यादा, हु इज़ अ टेस्टामेंटरी गार्जियन, तो हु इज़ अपॉइंटेड बाय विल या थ्रू अ विल। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको भी वली कह देते हैं, गार्जियन, आमिन, कामे, मुकाम, ये कुछ भी एक आध वर्ड कभी कभी एमसीक्यू में देखा है तो मैंने डाल दिया था। दोनों स्कूल, शिया और सुन्नी, दोनों के हिसाब से जो सबसे पहला राइट है ना विल बनाने का बच्चे के लिए, वो फादर को है, ठीक है। अगर फादर नहीं थे, पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, फादर की पहली डेथ हो गई है किसी केस में, तो वो ग्रैंडफादर बना सकते हैं, बट सबसे पहला राइट बच्चे के लिए विल बनाने का होता है उसके फादर का। फादर ही अपॉइंट कर सकते हैं टेस्टामेंटरी गार्जियन, ठीक है। ही शैल बी कंटेंट टू बी अ गार्जियन। अब जो जिसको गार्जियन अपॉइंट कर रहे हैं वो अडल्ट और सेन पर्सन होना चाहिए, है ना, और उसका एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। अब आप जबरदस्ती मेरे लिए विल बना गए कि यू आर दी गार्जियन, मुझे पता ही नहीं और मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो ऐसे नहीं होता। अब वो अपनी विल के अंदर जिसको गार्जियन बना रहे हैं वो इंसान का एक्सेप्टेंस भी जरूरी है कि हाँ भाई आई विल एक्सेप्ट के, ठीक है चलो वो चाहते हैं ऐसा तो मैं गार्जियन बन जाता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट ही ढूंढ के लाएगा गार्जियन, चाहे उन्हें विल के दौरान एक्सेप्टेंस मिल जाए चाहे विल के बाद मिले, उनका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड एक्सप्रेस कैसे होगा, आकर कहते हैं हाँ चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, और इम्प्लाइड कैसे होगा, बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर दें, बच्चे को साथ रखना शुरू कर दें, गार्जियंस की ड्यूटी परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा ना। अब मुझसे कोई काम कहा गया है तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट आपको कैसे पता लगेगी, एक्सप्रेस तो ये होगी कि मैं कह दूंगी हाँ चलो ठीक है मैं आपका काम कर दूंगी, और इम्प्लाइड कैसे पता लगेगी, मैं वो काम करना शुरू कर दूं, है ना, तो वो इम्प्लाइड हो जाता है। अब but it is not allowed to be renounced or refused without the permission of the court once it has been accepted। अब एक बारी को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे पता लगा कि उसके फादर ने विल बनाई थी और मुझे गार्जियन अपॉइंट किया था, तो पहले 6 महीने तो मैंने अपॉइंट कर लिया, फिर मुझे लगा नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा है, ये तो बहुत काम करना पड़ता है एक बच्चे का, तो मैं अपनी मर्जी से उसको रेनंस कर दूंगी। ऐसा नहीं होता। अगर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं संभला जा रहा है, या मुझे लग रहा है कि मैं बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं टेस्टामेंटरी गार्जियन हूँ, मैं अपॉइंट की गई थी थ्रू आउट विल, बट अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो कोर्ट के हिसाब से रेनंस किया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो आपके लिए पेपर में आता है, अ नॉन मुस्लिम कैन बी मेड अ टेस्टामेंटरी गार्जियन। डीजेएस में कई बार आया है ये कि क्या एक नॉन मुस्लिम को भी एज अ गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। आंसर इज यस जी, ठीक है, तो यस है, लेकिन यस कहाँ पे है, ठीक है, इट इज यस बट इन सुन्नी लॉ, ठीक है, शिया लॉ अलाउ नहीं कर रहा है। तो टेस्टामेंटरी गार्जियन में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कि जो गार्जियन अपॉइंट हो वो नॉन मुस्लिम हो, तो इट इज यस इन सुन्नी बट नो इन शिया लॉ, और ये आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, करते नहीं है ये इन, हाँ बट कैन अपॉइंट, हाँ शिया नहीं करेगा सुन्नी को, सुन्नी शिया को कर लेगा। हाँ पहले बताइए इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, उसके बाद आगे आएंगे। अब आते हैं सुन्नी लॉ का एक और पर्सपेक्टिव अब सुन्नी लॉ का हम एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। अब पहला पॉइंट तो ये है कि फादर के पास पूरी पावर है टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट करने की, है ना, सबसे पहली पावर तो फादर के पास है। इन एब्सेंस ऑफ फादर ग्रैंडफादर गार्जियन है, और ग्रैंडफादर भी अपॉइंट कर सकते हैं टेस्टामेंटरी गार्जियन, ठीक है। तो किसके पास पावर है टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट करने की, फादर के पास, इन एब्सेंस ऑफ फादर ग्रैंडफादर। और अगर फादर जिंदा है तो क्या ग्रैंडफादर कर सकते हैं, नहीं, फिर फादर ही करेंगे। अगर फादर जिंदा है तो ग्रैंडफादर टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकते,
ग्रैंडफादर का राइट जो अराइज होता है ओनली इन एब्सेंस ऑफ फादर। अगर बच्चे के पिता जिंदा नहीं है तब उसके दादा को राइट दिया जाता है कि टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट कर लें। अगर बच्चे के पिता जिंदा हैं तो प्राइमरी राइट बच्चे के पिता का है टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट करने का, और पिता के बाद या एब्सेंस में ग्रैंडफादर का है। ठीक है, एग्जीक्यूटर हमने ऊपर पढ़ ही लिया था ना, जो इंसान बाय विल अपॉइंट किया गया है उस एग्जीक्यूटर को भी फिर वली कहा जाता है माइनर के लिए। शिया क्या कहते हैं इस बारे में, जो अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन है वो वैलिड तभी होगी जब ग्रैंडफादर मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी। क्योंकि सुन्नी में तो हमने ये पढ़ा था ना कि अगर ग्रैंडफादर जिंदा भी है बट अगर उनसे नहीं हो पा रहा है बाय हिज एज इतनी है या हेल्थ ऐसी नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में भी तभी एक टेस्टामेंटरी गार्जियन या एज एन एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं जो उनके जिंदा होते हुए भी बच्चे का ध्यान रखेगा। लेकिन शिया लॉ इस बात को नहीं मानता। शिया लॉ कहता है कि अगर ग्रैंडफादर जिंदा हैं तो ग्रैंडफादर अपने जिंदा होते हुए एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करेगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? सुन्नी लॉ कह रहा है कि अगर ग्रैंडफादर के पास गार्जियनशिप आ गई है आफ्टर द डेथ ऑफ फादर तो ग्रैंडफादर चाहें तो एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दें और उससे बच्चे का ध्यान रखवा लें। लेकिन शिया लॉ ऐसा कह रहा है कि अगर ग्रैंडफादर खुद जिंदा है ना तो अपनी लाइफ में तो एग्जीक्यूटर नहीं अपॉइंट कर सकते। हाँ, वो इस तरह अपॉइंट कर सकते हैं कि मेरे बाद, ठीक है, बट जब तक वो जिंदा है तब तक उन्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ग्रैंडफादर इज एम्पावर्ड टू अपॉइंटमेंट द टेस्टामेंटरी गार्जियन आफ्टर हिज डेथ। तो बताइए गिन्नी, शुभांग, तथागत, ये वाला पॉइंट क्लियर है? अपॉइंटमेंट वाला, प्रीति, तथागत, शुभांग, गिन्नी, अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे क्या कह रहा है कि दोनों में ही, शिया और सुन्नी दोनों में, मदर के पास पावर नहीं है कि वो गार्जियन अपॉइंट कर सकें। सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जब मदर के पास, पहले तो आपने पढ़ा है ना फादर के ही पास पावर है, ग्रैंडफादर के पास पावर है, तो इतना सारा पढ़ के आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा कि ग्रैंडफादर के पास पावर है। हमने कहीं भी नहीं देखा कि ग्रैंडफादर को पावर दी गई है टू अपॉइंट गार्जियंस। तो 2 एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं जिसमें मदर के पास भी पावर आ जाती है टू अपॉइंट गार्जियन। पहला, बाय द फादर्स विल। अब अगर फादर अपनी डेथ से पहले ये विल कर जाएं कि मेरे बाद मेरे बच्चे के लिए जो भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट होगा या जो भी गार्जियन अपॉइंट होगा वो मेरी बीवी करेंगी या मेरे बच्चे की माँ करेंगी, तो पहला अगर वो ऐसे करके जा रही हैं तो करके जा रहे हैं फादर तो कर सकती हैं, या फिर ऐसा पॉइंट है कि शी इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट विल डिवॉल्व टू हर चिल्ड्रन आफ्टर हर डेथ, या फिर उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि वो उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को मिलेगी, तो नाउ शी हैज़ अ राइट ना कि वो अपना देखभाल के अपॉइंट करेंगे कि अगर इतना सारा शेयर जा रहा है प्रॉपर्टी का मेरा, तो कौन है ऐसा जो बच्चे का ध्यान रखेगा, तो वो टेस्टामेंटरी गार्जियन इस केस में भी अपॉइंट कर सकती हैं। पहले केस में तो जब फादर उनको पावर दे रहे हैं, है ना, फादर ने उनको पावर दी है, और दूसरे में अगर सही बात कहें तो उन पे इतनी पावर थी बाय द प्रॉपर्टी, वो इतना प्रॉपर्टी से इतना पावरफुल थी कि उनका एक लंबा चौड़ा शेयर बच्चे को जाना था, तो शी हैज़ अ राइट कि भाई मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी जाएगी मेरे बच्चे को, तो नाउ आई हैव अ राइट कि मैं डिसाइड करूं कि इसका ख्याल आगे मेरे बाद रखेगा कौन। दोनों पॉइंट क्लियर? अब कुछ अदर पॉइंट्स हैं इसके समझने वाले। अभी तक हम टेस्टामेंटरी गार्जियन पे हैं और टेस्टामेंटरी गार्जियन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मेंस में भी आ जाता है ये। अब अगला पॉइंट क्या है, बाय द विल ऑफ द फादर और ग्रैंडफादर अ मदर कैन बी अपॉइंटेड एज अ टेस्टामेंटरी गार्जियन और एग्जीक्यूट्रिक्स ऑफ अ चाइल्ड। अब आप समझ रहे हैं कि वैसे तो मदर गार्जियन नहीं है, कस्टडी ले रही हैं, हिजानत ले रही हैं, लेकिन अब क्वेश्चन, अगर मान लो प्री में आपके पास क्वेश्चन आया, कैन अ मदर बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटर ऑफ अ चाइल्ड? आंसर इज यस, बाय द विल ऑफ फादर और ग्रैंडफादर। तो मदर जो हैं वो एज एन एग्जीक्यूटर अपॉइंट की जा सकती हैं। कैसे की जाएंगी? बाय द विल ऑफ फादर और ग्रैंडफादर। सोचो फादर और ग्रैंडफादर की विल ही ऐसी हो कि फादर लिखें कि मेरे बाद या ग्रैंडफादर लिखें कि मेरे बाद जो बच्चे के गार्जियन होंगे वो उनकी मदर होंगी,
तो फादर की या मदर की विल के हिसाब से नाउ द टेस्टामेंटरी गार्जियन वुड बी मदर। कैसे? क्योंकि विल में था। अब विल में एग्जीक्यूटर बनाने का ऑप्शन उनके पास है ना, कि किसी नॉन मुस्लिम को बना रहे हैं, इन केस ऑफ सुन्नी किसी रिश्तेदार को बना रहे हैं या मदर को खुद को बना रहे हैं, तो मदर कैन बी अ टेस्टामेंटरी गार्जियन। कैसे बन सकती हैं? बाय द विल ऑफ फादर और बाय द विल ऑफ ग्रैंडफादर। ठीक है, जो भी विल बना रहा है, फादर बना रहा है तो फादर के हिसाब से, मदर बना ग्रैंडफादर बना रहे हैं तो उनके हिसाब से। इन सुन्नीज अ नॉन मुस्लिम मदर कैन बी मेड अ टेस्टामेंटरी गार्जियन। अब सुन्नी ने तो रिलीजन का वो रखा ही नहीं ना, तो अगर मदर किसी वजह से मान लो उन्होंने रेनेंस कर लिया या उन्होंने कन्वर्जन कर लिया और अब वो नॉन मुस्लिम है ना, मदर अब नॉन मुस्लिम है, तो सुन्नी लॉ में तो मदर को फिर भी टेस्टामेंटरी गार्जियन बना दिया जाएगा, बट शिया लॉ नहीं मानता इस चीज को। तो सोचो वो शादी के बाद उन्होंने, हाँ हाँ, तो शिया लॉ नहीं मानेगा कभी भी नॉन मुस्लिम मदर के लिए, बट सुन्नी लॉ में नॉन मुस्लिम मदर कैन बी ऑफ अ टेस्टामेंटरी गार्जियन। अब शिया लॉ बिलीव करता है कि अ नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अ गार्जियन ऑफ अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, ना तो वो एग्जीक्यूटर ही नॉन मुस्लिम चाहते हैं और ना ही वो मदर को एज ए टेस्टामेंटरी गार्जियन, अगर मदर नॉन मुस्लिम है तो वो तब भी नहीं मानते हैं। ठीक है, उनके लिए मुस्लिम ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बार सुन्नी लॉ में नहीं है। सुन्नी लॉ में कोई नॉन मुस्लिम टेस्टामेंटरी गार्जियन भी अपॉइंट किया जा सकता है और नॉन मुस्लिम मदर को भी एज ए टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अगला पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑल मुस्लिम, यानी शिया और सुन्नी दोनों। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम पर्सन है ना, उसको टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता अगर अपॉइंटमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू ऑल मुस्लिम अथॉरिटीज नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो शुरू में ओल्ड लॉ ऐसा था, इस पर डाल लेना, मैं नोट्स में एडिट कर दूंगी। ओल्ड लॉ के हिसाब से क्या था कि जो सारी सुन्नी और शिया दोनों में ही था कि नॉन मुस्लिम पर्सन को गार्जियन नहीं बनाया जाएगा। फिर इसको सेट असाइड करा दिया गया कि मालिकी और शैफाई जो कि सुन्नी सेक्ट थे, सॉरी शिया सेक्ट थे। अब एक बात बताओ, उन्होंने क्या कहा सुन्नी सेक्ट ने कि नहीं भाई नॉन मुस्लिम को अथॉरिटी देनी चाहिए। अब नॉन मुस्लिम को क्यों अथॉरिटी देनी चाहिए? क्योंकि उनके हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड प्रिवील करना चाहिए। ठीक है, अब एक वर्ड होता है जिमी। जिमी क्या होता है कि जो प्रोटेक्टर है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है टेस्टामेंटरी गार्डियन। यानी एक मान लो आपका बच्चा था, आपके कोई हाउस हेल्प थे, उन्होंने ही बच्चे को पाला। ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बच्चे का इंटरेस्ट देख रहे थे, बच्चा उन्हीं के पास पला बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटेक्टर का टाइटल ले लिया बच्चे के। होता है ना कि बच्चे को हाउस हेल्प पालती है, बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है उससे, नैनी होती हैं जो भी है, तो वहाँ पे क्या उसको अपॉइंट किया जा सकता है विल में एज एन टेस्टामेंटरी गार्जियन? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट तो उनको पता होगा ना। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है सुन्नी और शिया लॉ में कि जो प्रोटेक्टर है उसको प्रॉपर्टी के लिए तो करा जा रहा है, लेकिन इन पर्सन उसके पास से हटा देते हैं बच्चे को। शिया लॉ ने भी यहाँ पे सेम व्यू लिया। रीजन बीइंग समझाती हूँ। जैसे कि एक प्रोटेक्टर है, मान लो कि मैं मेरे कोई रिलेटिव का बच्चा था, उसका शुरू में सारा इंटरेस्ट मैंने प्रोटेक्ट किया और उसके प्रॉपर्टी अफेयर्स और ये वो, तो वहाँ पे टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप अपॉइंट करने की बात आई। तो जब प्रोटेक्टर के राइट्स की बात आई ना, प्रोटेक्टर को राइट्स देने की, तो शिया लॉ में कहा गया कि अगर ये पर्सन, जैसे मैं प्रोटेक्टर हूँ, तो प्रॉपर्टी राइट्स दे दो, प्रॉपर्टी राइट इनसे प्रोटेक्ट करा लो, बट माइनर को मत दो। माइनर को इन्हें तब दो जब इनके पेरेंट्स ने विल में साफ साफ मेंशन किया हो। प्रॉपर्टी ये मैनेज कर रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी मैनेज करने दो, इनको प्रोटेक्टर बना लो, लेकिन इनको बच्चे की कस्टडी तब दो जब इनके पेरेंट्स या सॉरी फादर या ग्रैंडफादर इस चीज़ के लिए विल देकर गए हों। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है? पूछो, रिपीट। देखो जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, जिम्मे वाले पॉइंट को,
प्रोटेक्टर है एक, ठीक है, वो ना मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है। अब मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, सारे अफेयर्स मैनेज करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई जो इसके पास ऑलरेडी है ना, जिसका टेक केयर ही ऑलरेडी कर रहा है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्रोटेक्टर है ना, वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है, अब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो तो अभी भी उनके पास है, लेकिन इस प्रोटेक्टर को, इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने दोगे, पर्सन दैट इज माइनर, इस बात पे क्वेश्चन मार्क है। वो कभी भी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं भाई मैं तो प्रोटेक्टर था, मैं तो इनकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं तो सारे इंटरेस्ट डील करता हूँ, और मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं तो सब करता हूँ, और पेरेंट्स की विल अभी कोई इस सिचुएशन में है नहीं। अब जब पेरेंट्स की विल नहीं है, तो जब मैं सब कुछ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको भी प्रोटेक्ट करूँगा। द आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप पहले से प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करते आए हैं तो ठीक है, आप आगे भी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब सवाल है। सवाल कैसे हल होगा, दो तरीके से, बाय द विल। अगर ऐसी कोई विल है कि हमारी डेथ के बाद जो हमारा प्रोटेक्टर है वो हमारी प्रॉपर्टी और हमारे पर्सन यानी हमारे माइनर को प्रोटेक्ट करेगा, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ विल फिर कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। कैसे डिसाइड करेगा कोर्ट, कि अगर कोई विल नहीं है तो कोर्ट देखेगा कि जो मिस्टर प्रोटेक्टर हैं, जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करते हैं, इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बताइए, यहाँ तक क्लियर है हम? मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।